प्रिया शाह मैडम, सभापति नगर पालिका वडनगर, जो आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, एवं मेरे सभी शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैडम का इस विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ कि हमारे निवेदन पर मैडम ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और यहाँ आकर के हमारे बच्चों को जो मार्गदर्शन दिया जाएगा उसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहेगा। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और एक बार पुनः आपका अति स्वागत है इस विद्यालय के प्रांगण में। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा भी चलता हुआ शासन मतलब लोकतंत्र। इस लोकतंत्र की जो प्रणाली है उसमें लोगों की आवाज़ सुनी जाती है और आज यहाँ हम जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसी में हमारे आज के जो बाल सांसद बने हुए, कुछ मंत्री बने हुए हैं, तो वही देश में कई सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं तो संसद के अंदर उन प्रश्नों को वाचा मिलती है, उन प्रश्नों के ऊपर डिबेट होती है और देश के लोगों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर करते हैं, जो सांसद, तो वो अपने लोगों की बात को मजबूत ऐसे रखते हैं और जो शासक पक्ष होते हैं तो उनकी बातों के समाधान के लिए उसके जवाब भी देते हैं। तो इसी प्रकार आज एक बाल संसद का हमारे स्कूल में आयोजन किया गया है, तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है उसमें। तो आज मैं इस बाल संसद की शुरुआत करने के लिए जो अभी हमारे मुख्य अतिथि जो आए हैं उनसे अनुमति चाहता हूँ मैडम जी। तो अभी बाल संसद के महासचिव महोदय, नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, माननीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथी। आज का यह ऐतिहासिक अवसर जब हम सभी बाल संसद के इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को समझने का यह एक स्वर्णिम अवसर है। जैसा कि किसी ने सही कहा है, ना होता है संवाद वही उपजता है समाधान। हमारे बाल संसद का उद्देश्य नहीं है कि आप सभी में संवाद और नेतृत्व की भावना जागृत हो। आज यह मंच आपके विचारों, तर्कों और देश के प्रति समर्पण का गवाह बनेगा। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को सत्र की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करता हूँ। संसद वही जहाँ विचारों का आदान प्रदान हो। अब मैं सभी सदस्यों का परिचय देना चाहूंगी। यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों को उनके पदों के अनुसार जिम्मेदारियां दी गई है। इस बाल संसद में हमारे पास प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री, विपक्ष के नेता और अन्य संसद सदस्य हैं। ये सभी विद्यार्थी हमारे समाज के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सभी माननीय सदस्यों को मेरा अभिवादन। हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली का मुख्य आधार स्वतंत्रता, समानता और जनता की आवाज है। इस बाल संसद में हम इन सिद्धांतों को समझेंगे और सशक्त लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाएंगे। सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे अनुशासन में रहकर नियमों का पालन करें। अब मैं नवनियुक्त सदस्य हमारे संविधान और देश के प्रति आपकी निष्ठा और कर्तव्य की शपथ दी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का मुख्य आधार है। आप सभी का कर्तव्य है कि आप ईमानदारी, साहस और निष्ठा के साथ अपने पद का पालन करें। अब मैं नवनियुक्त सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि वे बारी बारी से अपनी सीटों से उठें और शपथ ग्रहण करें। महासचिव महोदय। सुश्री श्रेया, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेगी। सुश्री श्रेया। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेगी या प्रतिज्ञान करेगी? मैं शपथ
ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूंगी। मैं सुश्री श्रिया, जो बाल संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। गुजरात संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। श्री कुंज महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? मैं शपथ ग्रहण करना चाहूँगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? मैं अंग्रेजी भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहूँगा। I, Kunj, have been elected to the member of lower house of the youth parliament to swear in the name of God that I will bear true faith and curse the constitution as by the law established, that I will be uphold the sovereignty and integrity of India and discharge the duty upon which I am about to enter. आप सभी को बधाई। याद रखें, कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्यों से इस शपथ भारत साथ मिल रहे हैं। आज का सत्र एक विशेष श्रद्धांजलि के साथ आरंभ करना हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे महान संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन के दुखद निधन की सूचना दूं। दिनांक 15 दिसंबर 2024 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई उनकी मौत इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक एक गंभीर फेफड़ों की बीमारी से हुई, जो कि पूरे रास्ते के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। जिसकी इस घटना में असामयिक मृत्यु निश्चय ही दुखद है। मैं इनके परिवारजनों के लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। उनकी सादगी और सेवा भाव को याद करते हुए ये पंक्तियां कहना चाहूंगी। नाम रहेगा रोशन ये चिरागों में नहीं है, दीप जले हैं उनके कर्मों से, दीप जले हैं उनके कर्मों से जो कभी बुझ नहीं सकते। आज उस्ताद जाकिर हुसैन जी के जाने से भारत ने न केवल एक महान संगीतकार खो दिया है, बल्कि एक ऐसे नागरिक को खोया है जिसने सादगी और सेवा भाव से राष्ट्र का नाम रोशन किया। उनकी दृष्टि और आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें सिखाते रहेंगे कि सफलता के साथ साथ समाज की सेवा का दायित्व भी निभाना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे दोस्त महासंगीतकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण है। उनके परिवारजनों के लिए मैं अपनी गहरी महोदय, आपको सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने को भी संयोजित करता हूँ। देश के लिए हमारे संगीतकारों का योगदान अतुलनीय है। उस्ताद जाकिर हुसैन ने 12 वर्ष की आयु से ही कला के क्षेत्र में अपनी सेवा देना शुरू किया था। विदेश में जाकर भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ऐसी बीमारी में उन्हें खो देना राष्ट्र के लिए दुखदायी है। इस दुखद घड़ी में मेरा उनके परिवारजनों से ये आग्रह है कि वे अपने आप को अकेला ना समझे, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। मैं उनके परिवारजनों को संवेदनाएं भेजने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करता हूँ। श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। उनकी विरासत हम सभी को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का सदन से परिचय कराना चाहता हूँ। श्रीमान सिंह, भारी उद्योग मंत्री, श्रीमती माही
पर्यटन राज्य मंत्री। अब प्रश्नकाल शुरू होता। प्रश्न संख्या 101 श्री प्रिंस। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवर्तन नीति माइग्रेशन पॉलिसी का क्या उद्देश्य है? क्या यह नीति अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल है? यदि नहीं तो सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है? मानव संसाधन विकास मंत्री जी कृपया। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रव्रजन नीति माइग्रेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना तथा विभिन्न संस्कृतियों का पारस्परिक आदान प्रदान है। यह नीति अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई स्थानीय समस्या उत्पन्न होती है तो उसके स्थानीय कारणों को ज्ञात कर उसका समाधान कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 102 सुश्री त्रिषा पटेल। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है, अब सभी को सभी से खतरा है। अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न पर्यावरण मंत्री से है। AQI का बढ़ता स्तर, नालों में परिवर्तित होती नदियां, हर गांव शहर के बाहर कूड़े कचरे के पहाड़, क्या सरकार ने वास्तव में जनता के सरोकारों को भूलकर राज करना सीख गई है? जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या कोई विशेष योजना है जो हर विद्यालय में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाए? पर्यावरण मंत्री जी कृपया। माननीय सदस्य, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। सरकार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमने इस दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं जो इस प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे, नदियों को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं। हम गंगा और अन्य नदियों के किनारे बसे शहरों और कस्बों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कर रहे हैं। दूसरा, कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्र। हम हर गांव और शहर में कचरे के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम ठोस कचरे के संग्रह और पुनर्चक्रण के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित कर रहे हैं। तीसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिशन, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन जैसे कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। चौथा, पर्यावरण शिक्षा, विशेष रूप से छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर स्कूल में कई प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मिशन लाइफ अर्थात लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इको क्लब और पर्यावरण दिवस जैसे कार्यक्रमों के जरिए छात्रों में हरित जीवन शैली को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का यह मानना है कि पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक प्रयास है, इसलिए हम न केवल नीति निर्माण में लगे हैं बल्कि समाज के हर वर्ग को इसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से छात्रों को इस आंदोलन का अहम हिस्सा बना रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित पर्यावरण मिल सके। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत है कि प्याज के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा प्याज का मूल्य 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है? यदि हाँ तो सरकार प्याज की इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? क्या सरकार प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है? खाद्य एवं कृषि मंत्री आद्या जी कृपया।
जारी है जिससे प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। दूसरा, दिल्ली सरकार ने आगे बढ़कर सरकारी स्टॉलों पर प्याज बेचने का निर्णय किया। तीसरा, सरकार पाकिस्तान और चीन के आयात पर विचार कर रही है जिससे प्याज की आपूर्ति बढ़ने पर कीमतें कम हो सके। चौथा, महोदया, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में इस वर्ष प्याज की बम्पर पैदावार होने की संभावना है जिससे आने वाले 3-4 महीनों में प्याज की आपूर्ति बढ़ने पर कीमतों में तेजी से कमी आएगी। महोदया, सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्याज निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय कर रही है। क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या हाल ही में सरकार के द्वारा पेट्रोलियम तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की गई है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? पेट्रोलियम मंत्री कृपया। महोदया, इराक में चल रहे गृह युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तेल कंपनियों का घाटा भी बहुत अधिक बढ़ चुका है। इसके अतिरिक्त मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगी कि पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों का निर्धारण बाजार दर के आधार पर किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों को सरकार द्वारा डीरेगुलेट कर दिया गया है। महोदया, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह ठीक है कि सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि की गई है, किंतु यह मूल्य वृद्धि विशेष रूप से पेट्रोल पदार्थों में की गई है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कदापि नहीं की गई है। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और अन्य पदार्थों के दामों में आई भारी वृद्धि है। मेरे विचार से यह सरकार द्वारा ग्राहकों को समय पर दी जा रही छूट का भी परिणाम है। तेल मूल्य के घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा मूल्य क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने का भी कष्ट करेंगे कि क्या इस मूल्य वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई है या नहीं? क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार किया था? क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि देश में चल रहे इस भयंकर सूखे की स्थिति में इस मूल्य वृद्धि का समाज के मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? पेट्रोलियम मंत्री जी। महोदया, श्री स्मिथ के प्रश्न के उत्तर में मैं यह कहना चाहूंगी कि सरकार ने अवश्य ही अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर विचार किया। यह निर्णय हमारे पूरे मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। अध्यक्ष महोदया, सरकार ने मध्यम तथा निम्न वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए गए हैं। 1. पेट्रोल पदार्थों के दामों में हुई वृद्धि के बावजूद जन परिवहन निगम के किराए में वृद्धि नहीं की गई है। 2. आयकर दाताओं के अतिरिक्त जन सामान्य को पुराने दर पर ही राशन वितरित किया जा रहा है। 3. LPG पर आज भी 70% तक सब्सिडी दी जा रही है। 4. सरकार डीजल के मूल्य की डबल प्राइसिंग पर भी विचार कर रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के पूर्व हुई है को फैमिली पेंशन यानी जीओआई पेंशन मिलती है या नहीं? वाह, यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अपने मांगों के समर्थन में फरवरी 2023 में नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी, उन हड़तालों पर सरकार का कोई कार्रवाई कर रही है? मानव संसाधन विकास मंत्री जी कृपया। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में नियुक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों को फैमिली पेंशन यानी जीओआई पेंशन नहीं मिलती है तथा वर्ष 2004 के पूर्व CPF तथा वर्ष 2004 के पश्चात नए पेंशन स्कीम की सुविधा प्रदान की गई है। नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना सोसाइटी के रूप में वर्ष 1986 में हुई थी। उस समय विद्यालय समिति ने CPF का विकल्प चुना था। महोदया, नवोदय के शिक्षक एवं कर्मचारी 6 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक अपनी 23 मांगों के समर्थन हेतु हड़ताल पर रहे थे। उनकी मुख्य मांग थी कि नवोदय के शिक्षक एवं कर्मचारियों को फैमिली पेंशन यानी जीओआई पेंशन प्रदान की जाए। इस संबंध में मैं सदन को यह
तैयार करके कैबिनेट भेजा जाएगा। अतः मैं सदन को यह आश्वस्त करना चाहूंगी कि हड़ताल पर रहे शिक्षक एवं कर्मचारियों की 23 मांगों में से 15 मांगों को मान लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सामाजिक न्याय एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि अब हमारे देश में गैर संवैधानिक भाग पंचायतों का कुछ राज्यों में बहुत अधिक हस्तक्षेप है, जिसके कारण ऑनर किलिंग जैसी कई बड़ी समस्याएं उठ खड़ी हुई है। महोदया, मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसी पंचायतों पर रोक के लिए हमारी सरकार कौन से ठोस कदम उठा रही है। महोदया, कहने के लिए तो हमारे समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, किंतु अगर वास्तव में तो यह केवल कहने के लिए ही है। वास्तविकता एकदम इसके विपरीत है, क्योंकि आज भी स्त्रियों को समाज में स्वेच्छा से घूमने फिरने एवं स्वेच्छानुसार अपना जीवन साथी चुनने तक की स्वतंत्रता नहीं है। महोदया, यह कैसा समान अधिकार है? अध्यक्ष महोदया, क्योंकि खाप पंचायतें संवैधानिक नहीं है और उनके निर्णय मानवाधिकार तथा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अतः केंद्र सरकार ने इस प्रकार की असंवैधानिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों और पुलिस प्रमुखों की बैठक बुलाई है। बैठक के पश्चात राज्य सरकार से विचार विमर्श करके इस प्रकार के संवैधानिक उल्लंघन के मामलों पर कानूनन कार्यवाही की जाएगी। दूसरा महोदय, हमारी सरकार को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा के कुछ इलाकों में खाप पंचायतें अपने तथा अपने परिवार के झूठे मान सम्मान के लिए अपने ही बच्चों की हत्या कर देती है और महिलाओं के लिए असंवैधानिक निर्णय लिए जाते हैं। जैसे महिलाएं व लड़कियां घर से बाहर के लिए घूम फिर नहीं सकती है व अपना जीवन साथी स्वयं नहीं चुन सकती है। महोदय, ऐसी स्थिति को देखकर मैं भी एक स्त्री होने के नाते अपने उद्गार नहीं रोक पा रही हूँ। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए नर और नारी, पुरुष प्रधान समाज में नारी बिन अधिकारी, सृष्टि की रचना करे पाले कर संसार, आजीवन संसार न सहती दुख पार। स्वतंत्रता हर जीव का है पहला अधिकार, स्वतंत्रता हर जीव का है पहला अधिकार, नारी बस दासी रही और रही लाचार। अब अगर जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता ऑनर किलिंग के नाम पर होता है उसका संहार, ऑनर किलिंग के नाम पर होता है उसका संहार। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे युवा संसद के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद की राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधा सुधार विधेयक 2024 इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसेंजर फैसिलिटीज रेलवे बिल 2024 की प्रतिसभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ। As whole nation know that our Prime Minister was keen to meet his counterpart in Pakistan to talk about the peace during the UNO summit in New York. Our PM went to him. At the same time, our army troops were engaged in a gun-battle murderous fight with Pakistani terrorists in Keran sector of Jammu and Kashmir's Kupwara district. After 15 days long operation, that area was cleared and terrorists were pushed back. Moreover, Army Chief made it clear that Pakistan Army provided cover fire to terrorists to infiltrate into Keran sector. The whole episode of Keran sector is a matter of serious concern because it reminded us the Kargil intrusion of 1999. Speaker ma'am, I want to know from government, is it not shameful to our nation that our Prime Minister was with Pakistan about peace and Pakistan raped our village? Why is government keeping eyes closed on the nation's security? I hope government will take some action against Pakistan, otherwise it will make the image of our country as a weak country. दृष्टि जोशी, माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश में सीबीआई ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह है। सम्मानित उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को पिंजरे में बंद एक तोते की संज्ञा दी है। एक सप्ताह पहले सीबीआई ने कुछ राजनेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामलों पर चल रही जांच को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसे एक बार फिर सीबीआई की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि यह निर्णय राजनीति से प्रभावित लगता है, जो कि एक गंभीर विषय है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी तत्काल जांच करवाई जाए व राजनेताओं के खिलाफ वर्तमान में चल रही जांच को बंद करने की बजाय तुरंत नए सिरे से जांच को शुरू करवाया जाए।
तथा इसकी स्वायत्तता के लिए सदन में यथाशीघ्र विधेयक लाया। हो गए बादल सब सन्यासी, पछुआ जूझ गई पूर्वा को, धरती रह गई प्यासी। फसलों ने वैराग ले लिया, जोगी हो गए धानी, राम जाने कब बरसेगा पानी, राम जाने कब बरसेगा पानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सभी को विदित है कि कमजोर मानसून के कारण देश के अधिकांश भागों में अकाल की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 43% कम वर्षा दर्ज की गई है। पश्चिमी यूपी में सामान्य से 73%, पंजाब में सामान्य से 57% तथा गुजरात में 92% कम बारिश है। फलस्वरूप देश के कई हिस्सों में अभी तक दलहन, तिलहन तथा चावल की बुआई तक नहीं हो सकी है और साथ ही साथ फल, सब्जियां व अन्य खाद्य वस्तुओं के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिन किसानों के लिए मुश्किल भरे होंगे। महोदया, अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि कमजोर मानसून और सूखे की संभावना को गंभीरता से लेते हुए पहले से ही उचित कार्य योजना तैयार कर ले, जिससे आने वाले दिनों में किसानों तथा आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सके। On the behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in the extending our warm welcome to His Excellency Ms. Mitwa, Speaker of Chinese Parliament, and the honorable members of Chinese parliamentary delegation who are on a visit to India are our honored guests. The other honorable members of the House of the delegation are Ms. Zia, Member of Parliament, and Mr. Shukar, Member of Parliament. It is a very high-powered delegation who reached Delhi on Saturday, 12 July 2024. They are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feeling and very best wishes through them to the President, Prime Minister, Parliament, the government and very friendly people of China. Now, विधेयक का पुनर्स्थापन। माननीय सामाजिक न्याय मंत्री विधेयक का पुनर्स्थापन करने की प्रश्न है। प्रगति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापन करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। कृपया जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझती हूँ हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत, अतः अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक पुनः स्थापित करती हूँ। हमारे छात्रों ने आज न केवल विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को भी प्रदर्शित किया। हम यह देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश का भविष्य ऐसे जागरूक और जिम्मेदार युवाओं के हाथ में सुरक्षित है। आप सभी का धन्यवाद। बाल संसद का यही उद्देश्य है, विचारों का आदान प्रदान और जिम्मेदारियों का एहसास। आप सभी ने यह सिद्ध कर दिया कि युवा भारत न केवल सक्षम है बल्कि जिम्मेदार भी। सत्र समाप्त होता है पर संवाद जारी रहना चाहिए। संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सभी का तो ये सब आपने देखा, बच्चे हैं लेकिन उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ अपनी प्रस्तुति दी। इसके लिए हम पुनः उनके प्रोत्साहन के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। आज की इस बाल संसद में जो मॉक पार्लियामेंट हुई, उसमें जो प्रणाली होती है उसका આભાર માનું છું અને આજે તમે જે પ્રોગ્રામ રજૂ કર્યો સંસદ વિશે એ બહુ મસ્ત હતો અને બધાને જ્ઞાન આપે એવો હતો અને આમાંથી આપણને ઘણું બધું શીખવાનું મળે છે અને
नमस्कार। सभापति नगर पालिका वडनगर, माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों और छात्र छात्राओं, सभी को नमस्कार। धन्यवाद। ज्ञापन की इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती गीतिका बहन शाह जी, सभापति वडनगर नगर पालिका। इन्होंने हमारे आग्रह पर अपने व्यस्त समय में से हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे माननीय प्राचार्य महोदय का, जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को अनुमति प्रदान की और जितनी भी सुविधाएं या जितनी भी सहायता सहयोग प्रदान कर सकते थे हमें प्रदान किया। मैं इस कार्यक्रम के लिए जो सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं, हमारे जो विद्यालय का सामाजिक विज्ञान विभाग, इसमें श्री ए.आर. परमार सर, श्री रामाकांत मीणा सर, श्री राजेश सर और श्री विजय भास्कर सिंह जी, इस पूरे डिपार्टमेंट का मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर तरीके से ऐसे लगा कि जैसे भारतीय संसद का सीधा प्रसारण हमें यहाँ विद्यालय में दिखाया जा रहा है। इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने इतने कम समय में आयोजित किया, ज्ञानवर्धन भी हुआ, साथ में मनोरंजन भी। इसके अलावा मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ हमारे विद्यालय के विभिन्न शिक्षक साथियों का, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम से सदैव जुड़े रहते हैं। विशेष तौर पर हमारे संगीत विभाग के श्री पी.डी. चारण सर, हमारे कला शिक्षक श्री रजनीकांत मिश्रा जी, और इसके अलावा हमारे विद्यालय के समस्त शिक्षक जो किसी न किसी रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, चाहे वो अनुशासन व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य कोई व्यवस्था हो। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इन सभी छात्र छात्राओं को जो आपके सामने बैठे हैं, बाल संसद के ये निर्वाचित सदस्य हैं, जिन्होंने अपने अपने पात्र को इतना बखूबी ढंग से निभाया कि ये एक बार फिर जोरदार तालियों के हकदार है। एक बार जोरदार तालियों बच्चों के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ छात्रों की टीम जो कि साउंड सिस्टम और लाइट सिस्टम को संभालती है, अन्य कर्मचारी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, और सबसे अंत में मैं ये धन्यवाद ज्ञापित और यहाँ पर एक नाम और भी लेना चाहूंगा, मंच संचालक के रूप में हमारे श्री शास्त्री सर, जो विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे मंच को संचालित करते हैं। इसके साथ सभी छात्र छात्राओं का, पूरे विद्यालय परिवार का धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना अनुशासित तरीके से सुना, समझा और उत्साह